अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड ऑल्सो वेलकम टू सुबह की सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं मुनीब हामिद और हम मिलके आपको वंस अगेन गुड मॉर्निंग कहते हैं और वेलकम करते हैं सुबह की सोच में। और कल क्या ही जबरदस्त दिन था पाकिस्तान की जस्टिस के लिए भी और पाकिस्तान की और आज का दिन भी अच्छा है। आज का दिन भी अच्छा तरीके है। इंसाफ या कर्टसी उनको ये भी कह सकते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनके लिए भी एक रिलीफ का डे था। रिलीफ का दिन था। और साथ ही नाज़रीन अगर आपको ये भी बताते चले, पहले थोड़ी सी खुशखबरी की तरफ आते हैं जी। इस वक्त सऊदी अरब से सरमायाकारों का एक वसी ग्रुप पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान में सरमायाकारी का आगाज होने जा रहा है, व्हिच इज अ गुड थिंग एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट इट। और एक तरफ उम्मीद आती है कि पाकिस्तान जो है बेहतरी की जानिब जाएगा और साथ ही नाज़रीन ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये if it happens, it is going to be huge. अभी आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी बैक स्टोरी ये है कि दो जो हैं वफ्द जो हैं आला सतह के पाकिस्तान आ चुके हैं, अभी इस वक्त मौजूद है। एक इससे पहले आया था और $32 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट की बातचीत हो रही थी और अभी इस वक्त जो वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है वो $10 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट की बातचीत कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीक जो है MBS मोहम्मद बिन सलमान द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इंशाल्लाह आएंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली भी होगी और पाकिस्तान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी होगी, डॉलर भी आएगा। एंड अगेन जब डॉलर आता है तो रुपया मजबूत होता है काइंड ऑफ, एंड इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाती है। तो यही तो हम सबको पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतरी है। अच्छा, उसके साथ ही कल का दिन जैसे मुनीब ने स्टार्ट में कहा कि बहुत अहम था। और अगर एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते चलें जी, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में मुबैना जो मुदाखलत के खिलाफ लिखा गया खत था उससे मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समात के बारे से अगर आपको बताऊं तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समात करेगा, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। और उसके साथ ही नाज़रीन दूसरे साइड पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया। अच्छा, ये कल की हमारी एक बड़ी खबर है। और हाँ, और उसमें मुनीब ज़राए के मुताबिक ये भी जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। अब इस पे मजीद आप बताएं। और ज़राए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक जो है खत तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला किया गया है। केस की समात के लिए आज जो है वो बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है और कल केस को जो है डायरी नंबर लगाकर जो है बेंच तश्कील दिया जाएगा। इसके साथ ही गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। अदालत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो है अपीलें समात के लिए मंजूर कर ली हैं। अब इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया हुआ है जहांगीर जदून साहब ने, माहिर कानून है और हमारे रिपोर्टर भी होंगे बिशारत राजा हमें ज्वाइन करेंगे। जहांगीर साहब को वेलकम करते हैं, उनसे आगाज़ करते हैं। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। जहांगीर साहब आप हमारे साथ हैं? मेरे ख्याल से हमारे साथ नहीं है, उनको दोबारा से लाइन पर लेने की कोशिश करते हैं। बिशारत राजा मेरे ख्याल से शायद हमारे रिपोर्टर हमारे साथ होंगे और राइट जी वो भी नहीं है हमारे साथ। लेकिन जो कल की अगर कुछ तफसीलात से अगर आगाह करें, जो इस पे कमेंट्स थे वो बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स थे। जस्टिस मंसूर अली शाह के जो कमेंट्स थे वो बड़े ज़बरदस्त थे कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से जो मुकालमा किया और कहा जी जो अजाफी हैं इनको जो है कानून साजी का हक जो है नहीं है, जो अजाफी सीट्स दी गई हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्ली नहीं हुई है, ये जो सीट्स की बंदर बांट की गई है ये नहीं होनी चाहिए। जहांगीर जदून हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। नहीं जी, जहांगीर साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? पाकिस्तान में जो है मेरे ख्याल से बाहर मौसम तो ठीक था वैसे मौसम तो ठीक था क्योंकि जब मौसम थोड़ा सा खराब होता है तो लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन अगेन जिस तरीके से मैं कमेंट्स की बात कर रहा था निमरा, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल कहा 206 सीट्स हैं और 200 आज़ाद हैं और 6 फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज में की जाती हैं और 70 सीट्स विल गो, जो 70 सीट्स हैं वो आपका कहना है ये इलेक्शन कमीशन वकील से जो कह रहे थे कि जी ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज को जाएंगे। जहांगीर साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, अब आवाज आ रही है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर कल का फैसले जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और ये रिलीफ मिला है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, मेरी नज़र में तो जो सीटें बनती थी, अगर सुन्नी तात की या पीटीआई की, उनको मिलनी चाहिए थी। अगर नहीं बनती तो फिर वो अगर उनको नहीं मिल सकती तो किसी दूसरी पार्टी को उनकी सीटें नहीं मिलनी चाहिए। जहाँ तक वो कहते हैं जी हाउस खाली नहीं रखा जा सकता, तो अभी आपने सेनेट का इलेक्शन देखा है, तो केपी में वहाँ पे इलेक्शन सेनेट का हुआ ही नहीं है, इन्होंने डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन भी बना लिए। तो देखिए ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो आइन के अंदर है, ये बड़ा पहला केस अब सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेगी आर्टिकल 51 को और 106 को, कि अगर एक पार्टी जो है उसने लिस्ट जमा नहीं कराई और उसकी बाद में रिजर्व सीटें बन जाती हैं, तो उनके साथ फिर क्या होगा? वो आया उस पार्टी को मिलेंगी, अगर नहीं मिलेंगी तो फिर उन सीटों के साथ वो खाली रखी जाएंगी, या उस पार्टी के लिए कोई विंडो खोली जा सकती है कि दोबारा वो लिस्ट दे दे, दोबारा उसको मिल जाए। तो ये इंटरप्रिटेशन इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट कर देगी, लेकिन प्रीमा फेशी देखिए उनका केस बनता था तो इसलिए उन्होंने सस्पेंड किया है। तो इसमें तो मेरे ख्याल में ये कभी भी सुप्रीम कोर्ट होल्ड नहीं करेगी कि अगर किसी दूसरी पार्टी की रिजर्व सीटें हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर उनको अगर 60-70 सीट मिलती है तो वो किसी दूसरी पार्टी को दे दी जाए। ये मेरे जो नाकस राय है, इसमें किसी तरह भी ये केस जो है ना वो किसी दूसरी पार्टी की फेवर में या उनको सीटें देने के हक में नहीं हो सकता। उसकी बड़ी सॉलिड रीजन है कि अगर एक पार्टी ने देखे ना प्रोविंशियल असेंबली में या नेशनल असेंबली में 2 सीटें ली हैं, तो वो रिजर्व 7 सीटें किस तरह ले सकती है? बिल्कुल। अच्छा जहांगीर साहब, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से एक सीट किस तरह कर सकती है? वो आइन इसकी इजाजत अच्छा जहांगीर साहब, आइन इसकी इजाजत नहीं देता, और कल जो है काफी कहके भी लगे हैं कोर्ट में, और जब वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो वकील हैं वो अपने दलाइल पेश करे तो काफी कहके भी लगे कोर्ट में। अब मेरा ये एक नेशनल क्वेश्चन है, पाकिस्तानी जस्ट नॉर्मल बीइंग, एक फैसला गलत दिया गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानब से भी, कानून साजी जो है उसकी गलत तशरीह करके फैसला दिया गया जिसमें रिजर्व सीट के जो राइट रखते थे उनका हक मारा गया। पेशावर हाई कोर्ट का भी जो फैसला था फिर उनमें भी यही चीज़ देखी गई, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की रिस्पेक्ट से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो जब इतना हक मारा गया, मैंडेट भी मारा गया, इतना टाइम भी ज़ाया हुआ, सर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती इन डिसीजंस की, या जिन्होंने ये डिसीजंस लिए थे? ला नहीं है कि आप किसी कोर्ट को या जुडिशियल फोरम को सजा दे सके, लेकिन जब उनका ऑर्डर सस्पेंड हो जाता है तो एक उन पे रिस्पांसिबिलिटी अखलाकी या मॉरल तो बनती है कि आप एक गलत फैसला देके पूरी कौम को आपने जान में रखा है और आप किसी की इंस्टेंस पे या किसी के प्रेशर पे सीटें जो है बढ़ाने के चक्कर में थे, ऐसा फैसला दे दिया। तो ये तो हमारी मुल्क की तारीख में आपको पता होता रहता है। अदालतें जो है जिस तरह भी आपको पता है कि रिसेंटली केस आज भी चलेगा, 11:30 बजे की इंटरफेरेंस हो रही है। तो इस तरह जो कोसाई जुडिशियल फोरम होते हैं उनमें भी इंटरफेरेंस की तो गाय बगाय शिकायतें आती रहती हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन पे भी इस किस्म की एलिगेशन है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इंडिपेंडेंट जो है माइंड बाज बात अप्लाई नहीं करता, बाज बात प्रेशर में फैसले दे देते हैं। तो इस करके वैसे अगर ऐसा कोई सर जैसे आगे देखें ना, वैसे अगर ऐसा कोई कानून हो, वैसे अगर सर ऐसा कोई कानून हो तो मेरे ख्याल से जस्टिस के लिए बेहतर होगा। बस अगर इसमें कोई कानून बन जाए कि अगर एक कोर्ट गलत फैसला देती है और जानबूझ के गलत फैसला देती है तो उसके लिए कोई रिड्रेसल तो होना चाहिए। इसमें कास्ट ऑफ लिटिगेशन तो है, अगर आपने पार्टियों पे कोई लिटिगेशन कॉस्ट डालनी है, आपने गलत केस ना करें जी। तो अच्छा जहांगीर साहब, हमारे एबीएन न्यूज के प्रोग्राम अरीना शिगरी साहिबा के प्रोग्राम में शहबाज खोसा साहब ने जुडिशरी से मुतालिक कुछ अहम स्टेटमेंट्स दिए, पहले वो मिलकर सुनते हैं फिर उस पर भी आपका कॉमेंट लेते हैं। फाइनल कमेंट्स आपके भी। आज चीफ जस्टिस साहब ने उनके रिमार्क्स थे कि अगर फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद होता, इम्प्लीमेंट होता तो शायद 9 मई का वाकया भी ना होता। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? अगर आप डिटरमिन तो कर लेते हैं हर दफा की इंटरफेरेंस हुई है, मगर आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, और क्या ये एक्शन ले लिया होता या क्या ये लेजिस्लेशन जिस तरह इन्होंने उस वक्त रेकमेंड किया वो हो गई होती, फेडरल गवर्नमेंट अपना काम कर गई होती, तो ये नौबत ही ना आती। तो बिकॉज ये नौबत अब आ चुकी है और अब तो पानी सर से गुजर चुका हुआ है। पाकिस्तान की सारी जुडिशरी इस कह चुकी है कि इंटरफेरेंस हो रही है इसमें। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब 6 जजेस नहीं रहे, अब आपको पंजाब के सारे जजेस ने कह दिया इंटरफेरेंस हो रही है। अब आपको सिंध के सारे जजेस ने कह दिया हमें थ्रेट्स मिल रही हैं। आपको केपीके के सारे जजेस ने कह दिया कि यहाँ पर जो है हम बोले तो इल्जाम लगता है। आपको केपीके के जजेस ने कह दिया कि उनको टेररिस्ट थ्रेट आ जाती है जब वो किसी केस का इंसाफ करने लगते हैं। राइट जहांगीर साहब, ये आपने भी कमेंट सुने होंगे और इसमें जो सबसे जो क्या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट बात है ये कि मुदाखलत की जो बात है और ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की मुकम्मल और मुत्तहिद होकर जुडिशरी कह रही है जी
कि हमें प्रेशराइज किया जाता है, हमें धमकाया जाता है, हमें जो है अब मजबूर करके अपने मनपसंद फैसले करवाए जाते हैं। सर, ये कितना एक ख़तरनाक चीज़ है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज के लिए और पाकिस्तान के अपने कानून के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जहांगीर साहब। जी 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 सर, मैं आपसे मुखातिब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अभी आपने ये जो है कमेंट सुने हैं और इसमें मेजरली जो है सब ये कहा गया कि सारी जुडिशरी यूनाइटेड है और वो ये सारे जजेस कह रहे हैं जी हमें प्रेशराइज किया जाता है, हमें थ्रेटन किया जाता है। अब ये कितना बड़ा सवालिया निशान है सर। जो लास्ट टाइम पे हियरिंग हुई थी तो अटॉर्नी जनरल ने जितनी भी सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, उनकी सारी 1 बाय 1 सजेशन पढ़ के ओपन कोर्ट में सुनाई थी, उसको लाइव भी टेलीकास्ट किया गया। तो इसमें सारी जजेस ने बताया कि किसी न किसी तरह से हाई कोर्ट के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है, तो ये इंटरफेरेंस बंद होनी चाहिए। इस पर इंशाल्लाह कोई डिटेल जजमेंट आएगी तो वो कोई किसी इदारे के लिए, तमाम जितने भी इदारे काम कर रहे हैं उनके लिए कोई लाजमी गाइडलाइन और डायरेक्शन होगी, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस इंशाल्लाह कम होगी और जुडिशरी को अपने इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। सर इंटरफेरेंस कम होगी सर, ये तो खत्म होनी चाहिए सर। और जहांगीर साहब लाइन ड्रॉप हो चुकी है, हम फिर से करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बिशारत राजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिशारत, अस्सलाम मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। बिशारत, अपडेट कीजिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो मुहिम थी, फिर उसका एकदम से उस खत को तौहीन अदालत की तरफ लेकर जाना, इस पे क्या मजीद अपडेट्स भी हैं और इसको आप देखते कैसे हैं? जी, ये जस्टिस बाबर सत्तार, आपको याद होगा कि 13 जनवरी को एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बल्ले वाला फैसला था। जी 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 जी। उसके बाद उस फैसले पर जो है वो तनकीद हुई थी, तस्दीक नहीं हुई थी, लेकिन उस फैसले के बाद एक फौरी तौर पर JIT बनी थी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ने एक जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस के JIT की डिमांड की थी। और जिससे बाबर सत्तार के खिलाफ जिस तरह एक पिछले 1-1.5 माह से बड़ी थी तस्दीक अमेज उनके खिलाफ उनका मीडिया ट्रायल हो रहा था और उनकी फैमिली डिटेल्स लीक कर दी थी, की गई थी, पब्लिक की गई थी, और जिस पर वो किसी भी सिवाय एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट का रवैया इस हवाले से बड़ा अफसोसनाक था। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इस पर थोड़ा सा वो उन्होंने एहतजाज किया था। उन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस आमर फारूक को कि मेरे खिलाफ ये जो है वो सिलसिला हो रहा है, मुझे ट्रायल हो रहा है, और इस खत को ही उन्होंने आज तौहीन अदालत में तब्दील करने का फैसला किया है। हवाले से खुर्सी बेंच बनेगा और जो जिन लोगों ने उनका मीडिया ट्रायल किया है इस हवाले से उन्हें नोटिस वगैरह आई थिंक सो होंगे। बिशारत, आज जो केस लगेगा, बिशारत आज जो केस लगेगा उसकी बेंच की तश्कील के हवाले से इंफॉर्मेशन दें। जी, अभी वो खुशी बेंच बनेगा, वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट अपने हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव साइड बैठेगी, उसमें चीफ जस्टिस अमर फारूक और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बैठेंगे, उस पर फैसला करेंगे। ये भी हो सकता है कि फुल कोर्ट भी बैठ सकती है। अगर फुल कोर्ट ना हो तो उसमें खुशी बेंच में 3 या 5 जजेस बैठ सकते हैं, जिस पर वो उसके बाद उसके तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे होगी, जारी होगी। जी राइट। अच्छा बिशारत, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 6 जजों का जो है केस, उसकी भी जो है उसकी फुल कोर्ट की राहें क्यों हमवार नहीं हो रही, फुल कोर्ट क्यों नहीं बन पा रहा? अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी समाअत हो रही है, बड़ी अहम समाअत हो रही है उसकी। लास्ट हियरिंग में भी चीफ जस्टिस ने इंडिया दिया था कि हम इसको फुल कोर्ट की तरफ, बल्कि हामिद खान ने इस्तदा की थी कि इसको फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए, फुल कोर्ट बने इस केस को। ये सुना क्योंकि बड़े ये सेंसिटिव इशू है, जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है। बल्कि 5वीं हाई कोर्ट ने जो तजावीज भेजी थी, वो किसी भी एक हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था अपनी तजावीज में कि हमें प्रेशराइज नहीं किया जा रहा, बल्कि इवन जो डिस्ट्रिक्ट जो लोअर कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी जो तजावीज आई थी, उन्हें भी बड़ी शदीद किस्म के तफसात थे, उन्होंने भी शदीद किस्म के खदशात का इज़हार किया था, लिखा था कि हमें भी जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैंने इंडिया दिया था कि फुल कोर्ट बैठेगी, लेकिन जजेस अवेल नहीं थे, जिसकी वजह से फुल कोर्ट नहीं बैठी और किरीन अमकान है, क्यास है कि ये आज इस हवाले से कोई अगर
किसी खास नुक्ते पर ना पहुंचे। जिस तरह आज उन्होंने तजावीज मांगी हुई है बाकी दरख्वास्त गुजारों से भी और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल से भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी मांगी हुई है, जवाबात भी मांगे हुए हैं और ये भी कहा हुआ है कि अगर किसी खास नुक्ते पर हम मुत्फिक ना हुए तो फुल कोर्ट बैठ सकती है। जी अच्छा बिशारत, फैजाबाद धरना केस में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफी बरहम दिखाई दिए और उन्होंने रिपोर्ट के बारे में यही कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस किस्म के दिमाग जो हैं उसने बड़े सख्त कमेंट्स थे, बड़े सख्त कमेंट्स थे, इवन ग्रामर के बारे में, मतलब अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती, रिपोर्ट क्या तैयार किया, आपका मकसद तो ऐसे लग रहा है कि जनरल फैज हमीद को जैसे बचाना। तो इस पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये पहला केस था फैजाबाद धरना केस जिसका फैसला पहले सुनाया गया और इंक्वायरी कमीशन बाद में बना। ये पहला अदालती तारीख में ये ऐसा केस था और जब वो इंक्वायरी कमीशन बना वो उसमें एक एडिशनल साबिक सेक्रेटरी दाखिला थे, 2 आईजी थे, उन्होंने रिपोर्ट बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी को, उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे हसन इकबाल को, ख्वाजा आसिफ को, उस वक्त के लॉ मिनिस्टर जैद अहमद को, उस वक्त के DGIB आफ्ताब आलम, इन सबको बुलाया था और उनके बयान रिकॉर्ड किए थे। और DG जो उस वक्त के DGC जनरल फैज हमीद थे, बाद में वो DGISI भी बने, उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया था अपने वकील के थ्रू, तो उस पर उनकी बरामद बनती थी। इस वजह से वो कल कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब के ये उन्होंने बल्कि इस रिपोर्ट को एक आर्टिकल अंग्रेजी अखबार का अंग्रेजी अखबार का आर्टिकल लग रहा है। इसमें जिन लोगों ने एहतजाज किया था उन्हें खाना तो खिलाया गया, उनकी खातिर तवाज़ो की गई, लेकिन उन लोगों को बुलाया ही नहीं गया। इस पर उन्होंने ये भी कहा। अच्छा, एक सवाल वो कल बार बार उठा रहे थे, चीफ जस्टिस साहब अटॉर्नी जनरल साहब से पूछ रहे थे कि ये बताएं जी कि ये रिपोर्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने इसको पढ़ा भी है या नहीं। हालांकि चीफ जस्टिस साहब को ये पता है कि ये रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट पढ़ उनके पास गई, कैबिनेट के पास गई, फिर थ्रू अटॉर्नी जनरल इनके पास पहुंची है, लेकिन सवाल का ये बार बार उठा रहे थे। उन्होंने कहा जी कि हम इस वो बेसिकली वो टीज कर रहे थे मेरे ख्याल से। बिशारत बहुत शुक्रिया मुझे अपडेट करने के लिए। कि TLP का तो बयान ही नहीं दिया गया। बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये जो सवाल था जो अटॉर्नी जनरल से कि ये रिपोर्ट फेडरल वो पढ़ के आए हैं ना, उन्होंने पढ़ी है ना, बेसिकली वो ये कह रहे थे कि यार माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त ग्रामर, इतनी जबरदस्त अंग्रेजी। वो सेइंग दैट एनीहाउ यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, जो भी केसेस उस पे मजीद अपडेट्स आपको साथ साथ देते रहेंगे आप लोग, इसलिए देखते रहें ABN न्यूज़। वेलकम बैक एवरीबॉडी। वीट क्राइसिस की बात कर रहे हैं। जिंक्स हो गया था। वेलकम बैक जी वंस अगेन। और ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो हम बात करेंगे बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है और पाकिस्तान में तकरीबन जिस तरीके से हम लोग सुनते हैं एनालिस्ट से बात करके, पॉलिटिशियन से बात करके, वो उनका ये कहना है कि ये सैलाब की तरह सालाना जो है ये क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर आता है और ये स्कैंडल पाकिस्तान के अंदर आता है और जिसको हम लोग गंदम का स्कैंडल कहते हैं। गंदम का स्कैंडल कहते हैं। और इस पे महकमा खुराक जो है उसका ये कहना है कि पाकिस्तान में रवां साल मजमूई खपत से 18 लाख टन ज़्यादा गंदम पैदा होगी। और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में हर शहरी सालाना एनुअली 115 किलो आटा, 115 किलो आटा जो है वो खाता है। और पाकिस्तान में सालाना 2 करोड़ 80 लाख टन गंदम की खपत है, जबकि रवां बरस चारों सूबों का गंदम पैदावारी हदफ 3 करोड़ 21 लाख टन मुकर्रर किया गया है। लेकिन इस साल 2 करोड़ 96 लाख टन गंदम की पैदावार मुतवक्के है। और उसके साथ ही वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी, उनका ये कहना है कि गंदम दरामद के मामले पर लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, मगर ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगा। गंदम दरामद का फैसला वफाक करता है, पंजाब हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा इसका कोई ताल्लुक नहीं था। और साथ ही जो है ख़वातीन और हज़रात, आपको ये भी बताते चलें कि जो है जहां पंजाब भर में गंदम बहरान पर जो है मामला अब तक हल नहीं हो पा रहे हैं, वहीं दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने काश्तकारों से 29 अरब रुपए की 3 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला किया है। अब इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए जो है
हमें एक हमारे सेनेटर साहब भी हैं, लेकिन यहाँ पे ख़वातीन वज़ार, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, स्कैंडल्स होते हैं, ये करप्शन होती है, और इसमें दानियाल अजीज़ साहब जो हैं, फॉर्मर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी जो स्टेटमेंट इस वक्त मंजर-ए-आम पर आई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बड़ी खुशाइन स्टेटमेंट आई है जी अली अमीन गंडापुर की जानिब से कि उन्होंने पंजाब के किसानों को ऑफ़र दी है कि आएँ, उनसे मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, वो उनकी गंदम खरीदने के लिए तैयार हैं, जबकि पंजाब वाले जो हैं वो उनको पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की एक अलग बैटल चल रही है। एग्जैक्टली। ख़वातीन वज़ात, हमें ज्वाइन किया सेनेटर ज़का तैमूर साहब ने, साहिबानी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और उन्हें खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या गुड हाल मॉर्निंग है जी, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। राइट। अच्छा, ये एक बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर की जानिब से आई है, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा दानियाल अजीज़ की स्टेटमेंट में, जिनका ये कहना है कि जैसे इस वक्त एक स्कैंडल चल रहा है ग्रैंड करप्शन का गंदम की, 2013 में भी यही सरफेस पे आया था, जिसके अंदर एफबीआर इन्वॉल्व थी, कस्टम्स इन्वॉल्व थी, आपकी कैबिनेट इन्वॉल्व थी, आपके सेक्रेटरीज इन्वॉल्व थे और इंटायर गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। जी बहुत शुक्रिया। बात ये है जी कि ये हर साल 3 मेजर जो आपकी कमोडिटीज हैं, जिसमें के गंदम, चीनी और तेल, इन 3 चीजों के ऊपर मेजर आपके स्कैंडल्स होते हैं। हर दिस इज एवरी ईयर, क्योंकि जो माफिया जिसने एलीट कैप्चर किया हुआ है और वो इन चीजों से पैसे बनाता है प्राइवेट बिजनेसमैन के तौर पे। अब इस दफा जो स्कैंडल खड़ा हुआ है, इसकी क्या हकीकत है, क्योंकि ये एक मीडिया ट्रायल इस वक्त हो रहा है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली किसी इशू पे मीडिया ट्रायल हो जाता है, उसकी एक्चुअल ना कभी कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती है, ना वो पब्लिक में आती है। तो इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, वो असली इशू ये है कि इस वक्त सूबों के पास और खासतौर पे पंजाब खरीदना नहीं चाह रहा, क्योंकि बेसिकली गंदम जो उठाई जाती है किसानों से, वो ज्यादातर तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स उठाते हैं, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट उठाती है और गवर्नमेंट उसकी प्राइस सेट करती है। लेकिन इस वक्त पंजाब हुकूमत कुछ भी नहीं उठा रही और वो खेल तमाशा कर रहे हैं और डिले कर रहे हैं, और किसान इस वक्त इस वजह से फंसा हुआ है और जेलों में डाल रहे हैं उनको, तो उनके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त आप ये देखिए कि इस वक्त नून लीग इंटरिम गवर्नमेंट के साथ उनकी बहुत खींचतान चल रही है। इसमें इसहाक डार साहब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना, काकड़ साहब को किसी तरह बुरा दिखाना वगैरह वगैरह, बहुत सारी इसमें पॉलिटिकल गेन्स, लोगों की आजादी चल रही है। जाति की ही मैं बात करने लगी थी कि अगर मोहसिन नकवी साहब के बारे में अगर देखा जाए तो उन्होंने ये कहा कि इसकी ये तो वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पंजाब हुकूमत के इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। काकड़ साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये तो सूबों ने मसनूई किल्लत पैदा की थी, इसलिए हमें करना पड़ गया। तो यहाँ पे फिर हम लोग कैसे तयन कर सकते हैं कि जिम्मेदार कौन है? वफाक सूबों पे डालेगा, सूबे वफाक पे डाल देंगे। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी मिनिस्टर थे। हाँ, शहबाज शरीफ साहब, वो उनका नाम तो सबसे पहले आना और चाहिए। इस हुकूमत, जब से ये हुकूमत आई है फॉर्म 47 वाली, तो इनके होते हुए भी 9 लाख से ज्यादा टन अभी भी जहाज शायद खड़े हुए हैं। तो ये एक देखिए, इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप इस स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करें। ये रिपीटेड स्कैंडल्स हैं जो हर साल होते हैं और हर साल होएंगे, अनलेस एंड अनटिल आप कोई सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करें इनको डिस्करेज करने के लिए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो तेल की स्मगलिंग होती है ईरान से बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, उससे भी तो लोग बहुत पैसे बनाते हैं, वो एक ऑनगोइंग फिनोमिनन है। पाकिस्तान की जो ब्लैक इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी है और वाइट इकोनॉमी इतनी छोटी है। दिस इज ऑल बाय डिजाइन। तो जब तक आप अपने डिजाइन को सही नहीं करेंगे, उसके लिए आप कोई सीरियस थॉट नहीं रखेंगे, उसके बगैर ये इस तरह की कहानियां चलती रहेंगी, कभी इसको गंदा करो, कभी उसको गंदा करो। ये इंतहाई बुरी बात है, क्योंकि हर जगह ये काले भेड़ बैठे हुए हैं। ये तो सारे फैक्ट्स है ना मैम, लेकिन अगर आपको ये कहूँ कि कुछ ऐसे नाम जो आपको पर्सनली लगता है कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस सब चीज के लिए, तो आप क्या नाम लेंगी? लेकिन जी, मैं तो माजरत के साथ ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा इसमें नाम लूंगी, क्योंकि इस मुल्क में सियासतदान भी बुरे होते हैं, इदारे भी बुरे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी बीच में से निकल जाती है और ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन सारे मामलात के लिए, क्योंकि सारी समरियां वो बनाते हैं, सारे नंबर वो देते हैं और बीच में से वो गायब हो जाते हैं। जिस वक्त मौका आता है उस वक्त उनको नोबडी कैन होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। तो वी नीड टू हैव एक माहौल अकाउंटेबिलिटी का होना चाहिए, जिसमें आप इस दफा पकड़े ना, फिर चलें जी इस दफा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है,
भीख मांगने के अलावा कुछ करके दिखा दे, चले एक अकाउंटेबिलिटी करके दिखा दे अपने मुखालफों के खिलाफ, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उनका तो खुद का नाम है वैसे, कहानी चल रही ज़का जी उन्होंने नोटिस खुद का नाम है, तो इसलिए कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने ऊपर नोटिस से लिया उनकी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ देखे ना, उनकी मरियम साहिबा के साथ भी उनकी खींचतान है। वो चाहते थे कि हमजा बने चीफ मिनिस्टर, बन गई मरियम साहिबा, ये भी बहुत बड़ी तकलीफ है। तो ये जाती सियासत के ऊपर इस वक्त फिर से ये रोजाना यही होता है कि जाती मफादात के लिए मुल्क को आप खराब करते हैं, अवाम को जलील करते हैं। मतलब आटा इतनी बेसिक चीज है और उसके ऊपर इन्होंने ये खिलवाड़ बनाई हुई है। वो शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं मरियम साहिबा को गंदा करें। बहुत अफसोस है मुझे इस किस्म के, और मुझे उन लोगों पे भी अफसोस है जो इन लोगों को लेके आते हैं कि यहाँ पे आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की। 24 करोड़ अवाम में, लास्ट सेंटेंस, पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम में क्या कोई दयानतदार लोग नहीं है जिनको आप ला के ऊपर बिठाते हैं? आपने इन चोरों को ही बिठाना है तो फिर अवाम तो फिर गालियां देगी। सेंटर साहिबा यही एक सवाल जो है मैं लिंक करना चाह रहा हूँ, और हम देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन की माशाल्लाह से बहुत बात करते हैं, उसको डिफेंड करने की, उस पर अमल करने की। ये इतना बड़ा एक स्कैंडल है, पूरी अवाम जो है, पूरा मुल्क इससे जो है मुतासिर होगा। क्या इस पे आपको लगता है कि सुओ मोटो होना चाहिए? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। पहले तो सारे फैक्ट्स आए। देखिए, इस तरह आपने मुझे कुछ कह दिया। आपको पता है अपने नदीम अफजल चांद साहब ने कहा 1700 अरब का ये गबन है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं 100 अरब का गबन है, कुछ लोग कह रहे हैं 150 अरब का गबन है। यानी ये जिसका मुंह उसकी बातें। इधर कोई जब तक फैक्ट्स आपके पास क्लियरली ना आए, कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो, किस तरह आप कह सकते हैं? ये फैक्ट्स कल में एक, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, कल में एक जगह पे सेनेटर साहिबा आर्टिकल पढ़ी थी तो उस पर लिखा था कि ये पटवारी स्टेटिस्टिक्स हैं। तो ये शायद पटवारी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक ही जाके ये वीट इंपोर्ट हुई है, ये सारा स्कैंडल बना है जो आज हमारे सामने, और आज हम उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। तो देखें जी, ये जो पटवारी या जो काली भेड़े हैं, ये सब के बीच में मौजूद है। हम सब एक कौम है, हमारे अंदर कोई भी हो, हर जगह ये लोग हैं। ये माइंडसेट चेंज करने की बात है, और इन लोगों को जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, जब तक आप 4-5 देखें ना, रिपोर्ट पिछली हमारी हुकूमत में शुगर की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद क्या हुआ आप मुझे बताएं? कुछ नहीं होता यहाँ पे। वो हमूदुर रहमान रिपोर्ट थी, वो भी मतलब हर रिपोर्ट जो होती है वो उसको गसब कर दिया जाता है, वो आती नहीं है पब्लिक में, उसके हवाले से अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ब्रॉडशीट्स का स्कैंडल था, उस पे क्या हुआ? जो लोग हमारे लाखों डॉलर जो देते हैं दूसरे मुल्कों को अपनी स्वाबदीद पे, किसी की पूछगिछ हुई? नहीं हुई। तो ये जो सिस्टम है ना, जिसमें ऊपर के लोग अपने आप को हर हालत में अपने आप को बीच में से निकाल लेते हैं, ये सिस्टम खत्म होना पड़ेगा। कुछ भी हो, जो असली बंदा है उसको आप जब तक टांगेंगे नहीं, 2-4 को आपको पकड़ना पड़ेगा। देखें चाइना में क्यों नहीं होती करप्शन? उन्होंने 4000 बंदे हुकूमत के उन्होंने उठा के उनको टांग दिया था। और जी जिनपिंग जो है वो इस वक्त भी करप्शन के ऊपर वो लोगों को आखिरी हद तक लेके जाते हैं। हमारे मुल्क में तो कोई कमिटमेंट नहीं है। मैडम, आपके कमेंट्स चाहिए 2 रहनुमाओं के बारे में, मुस्लिम लीग नून की ही। एक तो मरियम औरंगजेब हैं और फिर उज़मा बुखारी साहिबा के बारे में। मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये कहा है कि जो किसानों को जो है कह के कि अगर आपने फसलों की बकायात जो हैं वो जलाई तो कार्रवाई होगी, लेकिन जिन्होंने करप्शन किए उन पे कार्रवाई अभी तक आगाज नहीं की पंजाब ने, उल्टा उन्हीं को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। जी, बहुत अफसोस की बात है। और मतलब इतने गैर जिम्मेवाराना कमेंट्स के ऊपर इंसान क्या कहे कि यही तो अलमिया है कि आप ऐसे लोगों को ओहदे दे देते हैं जो उन ओहदों के लायक नहीं, जो उस ओहदे की जो उसका वकार नहीं रख सकते। किस किस्म की बातें करते हैं। मतलब मैं वैसे भी एज अ प्रिंसिपल खवातीन के बारे में नेगेटिव कमेंट जाती तौर पे नहीं देना चाहती, इसलिए क्योंकि हमारे मुआशरे में खवातीन को टारगेट किया जाता है। क्योंकि अगर 2 खवातीन मिनिस्टर, एक हमारी चीफ मिनिस्टर खातून है तो 3 हमारे सूबों के चीफ मिनिस्टर मर्द भी हैं, तो पहले मर्दों के ऊपर कमेंट किया करें, उसके बाद खवातीन को टारगेट किया करें। तो जितने नाअहल वो हैं उतने ही नाअहल ये भी हैं। काम करके दिखाएं। देखिए जी, जो हुकूमत में है उनका काम है डिलीवर करना। उनका काम ये नहीं है कि लोगों को डंडे मार के उनके साथ, जिस तरह पिछले 1.5 सालों में पीटीआई के साथ जिस तरह बेगुनाह लोग हमारे जेलों में हैं, बेगुनाह औरतें, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इस तरह औरतों के साथ जुल्म नहीं हुआ जिस तरह इस दफा हुआ है। तो ये चीजें हैं
जिनमें अदालतें अपना इंसाफ नहीं दे पा रही, लोगों के कारोबार बंद हो गए। मैडम सेनेटर, आपने कंपैरिजन किया अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब का और बाकी सूबों के चीफ मिनिस्टर से, और जितने आपने कहा कि नाअहल वो हैं उतनी ही नाअहल मैडम जो हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा भी हैं, तो आपका इशारा किस तरफ है? केपी की तरफ? मैंने ये नहीं कहा चीफ मिनिस्टर साहिबा नाअहल है, मैंने ये कहा है कि एक जनरल एक माहौल है ना जी, एक माहौल है, उसमें जेंडर के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। ये जेंडर पे तो बात कर भी नहीं रहे, ये तो इनकॉम्पिटेंसी पे या उनके फैसलों पे डिसीजंस पे बात हो रही है। 500-800 रुपए का जोड़ा पहनती हैं, बंदा बात करना बनता भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। देखें, अब अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि हम, अब उन्होंने नान भाइयों के, उनके नान भाई भी रिवोल्ट नहीं कर रहे, उन्होंने अपने लोगों को बिजली भी देने के लिए कहा है, उन्होंने अपने लोगों को आटा हेल्थ कार्ड उन्होंने स्टार्ट दोबारा से करा दिया। तो देखिए ना, डिलीवर करें। अली अमीन गंडापुर साहब केपी में अगर पीटीआई की हुकूमत है तो पीटीआई अवाम के लिए डिलीवर करके तीसरी दफा हुकूमत में हमें उन्होंने वोट इन किया। क्यों किया? क्योंकि कुछ डिलीवर हुआ है तो किया। केपी की हमेशा से हिस्ट्री रही है, एक दफा एक हुकूमत आती है, दूसरी दफा वो उसको नहीं लेके आते क्योंकि वो डिलीवर नहीं करती। तो पीटीआई ने डिलीवर किया है 3 दफा। पंजाब में भी हमारी मेजॉरिटी थी, वो तो फॉर्म 45 और 47 के जो धांधले हुए, तो ये चीजें आपके सामने हैं और हमें अब फोकस करना चाहिए। और आप और हम, हमारा काम है, हम एज सेनेटर्स, हमारा काम है गवर्नमेंट ओवरसाइट। हम हाउस में बिजनेस डालते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, हम उनको खत लिखते हैं। तो बेसिकली हमारा काम है कि जो लोग हुकूमती ओहदों पे हैं, इनसे हम बोलें डिलीवर करो, और अगर तुमने डिलीवर नहीं किया तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। 6-6 दफा मैडम सेनेटर, हमारे पास एक मिनट है, मैं आपका कमेंट चाहता हूँ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क्या स्टैंडिंग है इस वक्त जो है गंदम स्कैंडल में? क्या पीटीआई किसानों के साथ खड़ी है? क्या वो उनका हिस्सा बनेगी, उनका साथ देगी 10 मई को एहतजाज में? मुझे ये नहीं पता, लेकिन आपको पता है अवाम है, अवाम किसानों के लिए इमरान खान साहब ने किसान पैकेज दिया, किसानों के लिए सब्सिडाइज की ये जो अपनी खादें हैं, तो हर तरह से किसानों, आप जब पाकिस्तान की अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है तो जाहिर है अवाम का हिस्सा भी होंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि पीटीआई ऑफिशियली आएगी या नहीं आएगी, वो आप खुद ही देख लेंगे। जी ठीक है सेनेटर साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये पीटीआई का क्यों जाना या फिर अभी व्हीट क्राइसिस की क्या अपडेट्स हैं और क्या सूरत हाल चल रही है, इस पर हमने बातचीत की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सोलह साल के बच्चों को इमाम मस्जिद मुंतखब करने का ऐलान किया गया है और ये खबर कल जब मैंने पढ़ी थी, हाँ मैं बहुत खुश हुई थी। इट वाज वेरी लाइक ब्यूटीफुल, इट वाज ब्यूटीफुल। और अमारात में जहाँ दुनिया तालीम के हवाले से अहम इक़दाम उठाए जाते हैं, वहीं पर मजहबी तालीम से मुतालिक हमारे सामने ये खबर आई। दुबई में इमाम मस्जिद बनने का शौक़ रखने वाले बच्चों के हवाले से दुबई के इदारे की जानिब से ये दिलचस्प कदम उठाया गया, जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है। और दुबई के शहजादे शेख हमदान जो हैं, उनकी जानिब से कम उम्र बच्चों को इमाम बनने के हवाले से नए प्रोजेक्ट इमाम अल फारिज, ये इस प्रोजेक्ट का नाम है, और इसका ऐलान किया कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि 16 से चीजें। और ख़वातीन और हज़रात, मैं समझता हूँ कि इससे कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता है, बल्कि मैंने कई दफा देखा है का प्यार बढ़ जाता है, दीन से मोहब्बत बढ़ती है, बचपन से ही आपको जो है एक एहसास पैदा होता है, आपके दिल के अंदर एक जो है मोहब्बत पैदा होती है। अभी देखिए खुशी खुशी से बच्चे जाएंगे और वो इमाम मस्जिद बनने का उनके अंदर जज्बा होगा और वो दीन के भी करीब होंगे, उनको इतना अच्छा काम करे होंगे। हमारे यहाँ दीन को थोप दिया जाता है जिसकी वजह से बच्चे दूर हो जाते हैं दीन से। बल्कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। धमकाया जाता है ना दीन से। अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ शेयर करना बनता भी है। मैंने कई दफ़ा कई मसाजिद में ये चीज़ देखी है जो कि वहाँ के इमाम मस्जिद होते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है 12 साल का, 14 साल का, 16 साल का, चलो ठीक है उसकी हाइट नहीं है 5 फुट या 6 फुट उसकी हाइट नहीं है, छोटे हाइट है 12-13 साल, अगर पहली सफ में आके नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसको पीछे कर देते हैं। हाँ, let them do वो that. उसको उठा के उसको ना देखे धक्का देके ना इस तरीके करके कहते हैं बेटा आप पीछे चले जाएं, आप साइड पे हो जाएं। हाँ। मुझे बड़ी चीज़ बुरी लगती है कि भाई अगर वो शौक से आया है और उसका पूरा हक है पहली सफ में नमाज पढ़ने का, और आप उसको ऐसे नहीं जो है दत्कार सकते, लेकिन ये चीज़ मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी आनी चाहिए। ऐसा ही है, इसी तरीके से बच्चों को बिल्कुल ऐसा ही है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मजीद एक नासा की भी हमने कल एक खबर देखी थी। नासा
नासा की स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है जी ख़वातीन और हज़रात, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नासा ने चांद पर जदीद रेलवे निज़ाम बनाने का जो है और इंसानों और सामान को मरीख पर मुंतकिल करने के मंसूबे के लिए फंडिंग शुरू कर दी है। अब हम भी चांद पे जाएंगे और नासा जो है इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट जो है प्रोग्राम के जो है इसके हवाले से है और उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं जॉन नेल्सन ने कहा है कि नासा ऐसे ही मंसूबों पर काम करेगा जो साइंस फिक्शन जैसे तस्वुरात हैं, जैसे फैंटेसीज होती थी, यू नो मूवीज में देखते थे हम लोग जो है वो अब असल में होने जा रहे हैं, हम सब मरीख में चले जाएंगे। सवाल मुंतकिल होगा, पता नहीं ये कब होगा। वो नासा में रेलवे बना रहे हैं और हमारे यहाँ पे रेलवे ट्रैक उतर जाती है। सही बात है। और जॉन नेल्सन ने नाज़रीन ये भी कहा है कि इन मंसूबों में चांद पर जदीद रेलवे का निज़ाम, अच्छा सिर्फ रेलवे नहीं मुनीब, जदीद रेलवे का निज़ाम है। और मुझे तो पाकिस्तान रेलवेज याद आ रही, बार-बार पता नहीं मेरे उसमें क्यों ज़हन में बार-बार आ रहा है क्या पाकिस्तान रेलवेज। Let's skip that. मदद लेंगे नासा वाले हमसे। नहीं, इंसानों और सामान को मरीख तक ले जाने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है और ट्रांजिट सिस्टम भी इसमें शामिल होगा जी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आई डोंट नो ये कितनी अरसे में कंप्लीट होगा, लेकिन बहुत ही मतलब आप देखें दुनिया एडवांसमेंट में, टेक्नोलॉजी में कहाँ तक पहुँच गई। ख़वातीन और हज़रात 76 साल हमें हो गए हैं आज़ाद हुए हुए और अभी तक हम लोग जो है बेसिक नीड्स पर हैं। पानी, गंदम जो है, बिजली, पावर, गैस, इनके मसाइल से बाहर नहीं निकले। तालीम, सेहत, और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो चांद पे पहुंच चुके हैं, रेलवे बना रहे हैं। सही बात है। और शायद हम अभी तक लाइब्रेरी पे भी नहीं गए, लाइब्रेरी भी नहीं जाते। आप लाइब्रेरी जाते हैं? मैं जाया करता था एक टाइम पे, लेकिन अभी अच्छा वैसे एक चीज़ ये भी है ना कि फ़ोन आपके हाथ में आ चुके हैं। लेकिन आज मुनीब आपको फिर अगर आप नहीं जाते लाइब्रेरी, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने थर की रेत को जो है वो कंप्यूटर चिप्स की तैयारी के लिए गैर मामूली तौर पर साजगार करार दिया है। और जो माहिरीन हैं उनके एनालिसिस के मुताबिक डिजिटल दायरे में मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए थर की रेत के इस्तेमाल से चिप की तहों को या उसकी जो लेयर्स हैं उनको तैयार किया जा सकता है। और इस काम के लिए महकमा इंफॉर्मेशन ने सूबाई हुकूमत को तजावीज़ भी पेश की हैं। एंड आई होप कि ये जो तजावीज़, ये जो सजेशंस दी गई हैं, इस पे हमारी गवर्नमेंट कुछ करती है। व्हाई वुड यू लाफ? बस पाकिस्तान में तजावीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड थी। बहरहाल ख़वातीन और हज़रात, ये जो है हमने आपके साथ स्टोरी शेयर की है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और अब हम शामिल करते हैं छोटी सी ब्रेक। आप न्यूज़ हेडलाइन सुने, इसके बाद वापस आते हैं, इंशाल्लाह शो को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और जैसे कि हमने आगाज़ में एक खुशखबरी से आप सबको आगाह किया था, अब उसकी डिटेल्स जानेंगे जी हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। वो डिटेल्स ये हैं कि सऊदी अरब के जो नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब का बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम पाकिस्तान को अपने अहम बैनुल-अक़वामी शराकतदारों में कंसिडर करते हैं और वहीं पर देखना भी चाहते हैं। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक, उन्होंने ये भी कहा साथ ही कि सऊदी हुकूमत और कंपनीज पाकिस्तान को इक्तिसादी या फिर सरमायाकारी और कारोबारी हवाले से प्रायोरिटाइज करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की जो है तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है, लेकिन हम खुद को नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं। मजाक करो, हम भी देखना चाहते हैं। दूसरी जानब जो है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा जो है वो मुतवक्की है। और जैसे हमने स्टार्ट में भी कहा था कि इस वक्त जो है 32 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बातचीत चल रही है पाकिस्तान की और सऊदी अरब की, और उसमें मुख्तलिफ जो हैं शोबे हैं। और इस वक्त वफ्द ऑलरेडी मौजूद है जो कि 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बातचीत कर रहा है। और अब मेजरली मेरे ख्याल से जो 32 टोटल बिलियन है, 32 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे। एमबीएस के आने के बाद भी पता चलेगा। एग्जैक्टली, सरप्राइजेस उस टाइम भी हम लोगों को मिलेंगे। हाँ, और इसमें जो जराए हैं हमारे सॉलिड जराए जो है, उनके मुताबिक सऊदी वली अहद की 10 से 15 मई के दौरान पाकिस्तान आमद मुतवक्की है। सो लेट्स सी कि क्या होता है अगले हफ्ते। और फिर साथ ही हुकूमती तर्जुमान जो है उनके मुताबिक वली अहद के दौरे पाकिस्तान की
तारीखों का अभी हतमी फैसला नहीं हुआ है। अगेन यही कहूंगी कि देख लेते हैं अगले हफ्ते। हाँ, लेकिन वो आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड यही है जो खबरें अभी तक हमारे सामने आई हैं, वो जो सूरत हाल भी है मुनीब, अगर देखा जाए करंटली एक वक्त हमारे पास है, इससे पहले भी हमारे पास उनके हाई लेवल के हाई प्रोफाइल डेलीगेशंस आ चुके हैं और वो हमेशा पॉजिटिव ही रहा है सब कुछ, जो उसकी आउटकम थी दैट वाज वेरी पॉजिटिव। और अभी भी एक्सपेक्ट यही करेंगे, दुआ भी यही करेंगे कि आगे भी बेहतर हो हमारे रिलेशन के लिए भी, रिलेशनशिप को मजीद बेहतर करने के लिए और साथ ही इकोनॉमी। अच्छा निम्रा और पाकिस्तानियों, एक जो सच्चा दोस्त है ना, अगर आप कभी कोई चीज़ गलत कर रहे हो ना, तो वो सच्चा दोस्त जो है आपको गाइड करता है, आपको कभी कभार जो है ना थपकी भी देता है, ज़रूरत पड़े ना तो कमर के ऊपर ज़रा हाथ भी मारता है और कहता है भाई इंसान बनो। अभी सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ तकरीबन यही किया है कि हम लोग उनसे कहते थे हमारे जो लोन्स हैं वो रोल ओवर कर दें, या जो है हमारे पास अपने कुछ रखवा दें हमारे जो है स्टेट बैंक में पैसे, जैसे पाकिस्तान का जो है रुपया स्टेबल हो जाए। लेकिन इस बार सऊदीया ने कहा है कि नो लोन्स, इन्वेस्टमेंट की बात करें, हमें अपॉर्चुनिटीज़ दें, हमें बताएं कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, फिर वो चाहे पावर सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो, आईटी हो, एग्रीकल्चर हो, आपका एजुकेशन हो, हेल्थ हो, गवादर पोर्ट की बात की जाए अगर उसमें, तो उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और ये यही कर लेते हैं, अभी बातचीत करते हैं खुरम शहजाद, उनसे जानते हैं कि क्या वाकई ये बहुत ज़्यादा जा रहा है। खुरम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। खुरम, यही मुनीब वाला पॉइंट लेकर आऊंगी कि पहले हम लोग उनसे लोन की कहा करते थे, अभी उन्होंने कहा नहीं जी आप लोग इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हमें दें। तो ये इन्वेस्टमेंट कितनी पॉजिटिव हो जाएगी हमारी इकोनॉमी के लिए? जी देखें, इन्वेस्टमेंट तो बेसिक ही है और इन्वेस्टमेंट को ही हमें फरोग देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को, ट्रेड को और कैपिटल एक्सचेंज को, बजाय इसके कि हम जो है एड की बात करें और डिपॉजिट्स की बात करें और जो है ऑयल को डेफर पेमेंट पे देने की बात करें, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं होती चीजें कि आप हमेशा जाएं और कहेंगे जी मुझे बस $500 मिलियन या $1 अरब दे दें और वो 1 साल के लिए दे दें और फिर अगला साल आए तो उसको रोल ओवर कर लें, यानी कि उसको फिर आगे कर दें आप। तो ये सस्टेनेबल नहीं है और इसी वजह से आप देखें हमारे पास जो है ना हल नहीं हुआ तभी ये हाल हुआ है कि हमारे पास रिजर्व जो है वो बहुत कम रह गए और आज तो शुक्र है कुछ स्टेबिलिटी आई है, थोड़ी इम्प्रूव हुई हैं चीजें, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि हम 24 प्रोग्राम्स में गए IMF के साथ और इतने बड़े हमारे पड़ोसी हैं, चाइना इतना बड़ा है, सऊदी अरेबिया है, पूरे रीजनल कंट्रीज कितने बड़े हो चुके हैं और हम जो है उसमें उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी हमारी गलत थी ना। तो अब डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ड्रिवन चीज होनी चाहिए और उसके अंदर हमारी क्या जरूरियात है, हमारे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि उनको भी अट्रैक्ट करें, जिसमें से मिसाल देता हूं मैं कि फूड सिक्योरिटी का बड़ा इस रीजन में जो है ना बात हो रही है और उसमें सऊदी अरेबिया, UAE, पूरा GCC जो बेल्ट है, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का इशू है इसलिए क्योंकि ये सारा इम्पोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर का बहुत कम इनके यहाँ जो है वो फोकस कंसंट्रेशन है या जमीन उस तरह से नहीं आपको पता है। और चाइना का भी यही है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब जो है उनको फूड सिक्योरिटी के मसाइल लाहक हो गए हैं। तो और पाकिस्तान का भी अब देखें ये मसला होता जा रहा है, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, मोस्ट फर्टाइल लैंड में से दुनिया की, और हम साथ साथ जो है अब उसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसी चीजें की जाएं जिसमें सबका फायदा हो, पूरे रीजन का भी हो, हमारा भी हो, हमारी आवाम की पहले जो है उसमें बेहतरी हो और हमें इन्फ्लेशन कम मिले। हमें अच्छा तो खुरम साहब कौन से एरियाज हैं जहाँ पे सऊदीया जो है वो कीनली इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने में पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, पावर हो, ऑयल का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, गवादर पोर्ट इन इटसेल्फ हो और टूरिज्म हो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, तो इंटरेस्ट किस में है सऊदीया ज्यादा? देखें इन जनरल तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, आपने बड़े सही तरीके से इसको जो है वो पॉइंट आउट किया और वैसे तो आपको पता है SISC जो है उसके 5 सेक्टर्स की प्रायोरिटी है और उसमें एग्रीकल्चर भी है, माइन मिनरल्स है, उसके साथ डिफेंस का एरिया है, फिर साथ जो है एनर्जी का एरिया बड़ा जो है वो क्रिटिकल है, उसके साथ टेक्नोलॉजी का एरिया बड़ा क्रिटिकल है। तो इसमें अभी जो मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है ज्यादातर ब्राउन फील्ड में इन्वेस्टमेंट कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं के अंदर इन्वेस्ट करे और प्रोजेक्ट लगाने की बात बाद में हो, ये हो सकता है क्योंकि अभी आज भी जो हो रही हैं ये B2B एंगेजमेंट है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट्स हैं, जो कि अच्छी चीज होती है और यही होता है कि गवर्नमेंट जो है एंगेज करती है पहले शुरू में, ओरिजिनेट करती है यानी कि शुरुआत करती है अपने जो है वो लेवल पे और फिर नीचे बिजनेस को जो है वो कनेक्ट करवाती है। यही होता है दुनिया में और यही होना चाहिए। अब देखना ही होगा, देखिए थोड़ा सा वक्त जरूर है
ऑफ कोर्स उस तरह से नहीं था, अब हो रहा है। और उनके एंड भी जो है पहले वो अपने फोकस कर रहे थे, आपको पता चल 2030 विजन जो है वो अपना कर रहा है और अपने नए सिटीज डेवलप कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी और उन चीजों पे कर रहा है। और हम भी देखें, हमारे यहाँ भी ये कार्बन का इशू बहुत ज्यादा हुआ है, हम बहुत ज्यादा एनवायरमेंटली चैलेंज्ड कंट्री है, दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो है कार्बन फुटप्रिंट हो चुका है, क्योंकि हम ये सैलाब आ रहे हैं और ये मौसम की तब्दीलियां हो रही हैं। और ये डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है, अमेरिका, ये यूरोप और इवन चाइना और इंडिया भी, इनकी वजह से हमारे यहाँ ज्यादा जो है वो पोल्यूशन का। अच्छा, अपनी सैलाब की बात की तो मेरे जेहन में एक मतलब हर पाकिस्तानी के जेहन में ये सवाल आया होगा जब आपने सैलाब की बात की। अनफॉर्चुनेटली एनुअली पाकिस्तान में सैलाब आता है, पानी के रिजर्व्स नहीं बनाए जाते, डैम्स नहीं बनाए जाते। तो क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है इन डिस्कशन आपके नॉलेज में जो कि पाकिस्तान सऊदीया मिल के बना रहे हो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए? जी, डैम की बात हो रही है, बादशाह डैम की बात हो रही है। और वो देखें बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए फंडिंग की आपको पता है, उसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व होगा, उस पर IMF में भी जाना होगा, उसके साथ वर्ल्ड बैंक जो है उसका काफी हद तक हिस्सा फंड भी कर सकता है और साथ में सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर सकता है डेफिनेटली, उस पर बात हो भी रही है। लेकिन अभी की हम बात करते हैं कि अभी फॉरेन से क्या हो सकता है। देखिए फॉरेन से ना, जैसे मैंने कहा ना, ब्राउन फील्ड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में पहले सऊदी अरेबिया आएगा, फिर उसके साथ सारे ममालिक जो है फॉलो थ्रू करेंगे। इसमें ये हो सकता है कि रेकोटेक जो है उसमें पाकिस्तान का जो शेयर है वो सऊदी अरेबिया जो है एक वैल्यू है। लेकिन मैं ये समझूंगा कि जो कॉपर है दुनिया का सबसे बड़ा, आपको पता है सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है, जो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ आपके साथ, आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, अप्लायंसेस यूज करते हैं, गाड़ियां यूज करते हैं, सब में चिप लगती है जो कि कंट्रोल करती है उस पूरे, वो सेंट्रल मैकेनिज्म होता है, वो कंट्रोल करता है पूरी उस एंटिटी को या उस व्हीकल को या कोई भी चीज आप यूज करते हैं। तो ये जो इसके अंदर जो मेन कंडक्टर होता है ना वो कॉपर होता है, जो कॉपर हम, और पाकिस्तान में कॉपर की लार्जेस्ट जो है ना वो माइंस है पूरी दुनिया में। तो इसको देखें अब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दिया है। इसको करना ही होगा कि कॉपर एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट करना जो है ना वो अकल की बात नहीं होगी। कॉपर को यहाँ से निकाल के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना होगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हम डेवलप करें, 2-3-4 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इन्वेस्टर इसमें आ सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब होगी, उसकी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, कोई प्रोडक्ट बना के, गाड़ी हो, मोबाइल फोन हो, या 50,000 चीजें बनती है कॉपर से, कॉपर यानी कि यूज होता है उसमें। तो हम क्यों ना वैल्यू एडेड की तरफ जाएं और इस कॉपर को सही इस्तेमाल करें ताकि हमारा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल जो है सही से हो और लोकल इंडस्ट्री भी डेवलप हो। इस तरह की चीजों में सऊदी अरेबिया इंटरेस्ट ले रहे हैं। और खुरब, साथ ही हमारे सामने ये भी खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आने लगे। अब आपको क्या लगता है कि अगर वो आते हैं इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान को किस तरीके से लेके चलना है चीज़ों को आगे, और किस तरह से क्या क्या मजीद बेहतरी की जानिब हम बढ़ सकते हैं, या क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे सामने आएंगे उनके विजिट के बाद? और फिर जो $32 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल सऊदी अरब की तरफ से बात हो रही है, उसका पाकिस्तान को फ्यूचर में क्या फ़ायदा होने जाएगा? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होगा, क्योंकि ये जब खुद आते हैं तो डेफिनेटली वो तो अनाउंस जो कर देंगे, और तो वो तो आपको पता है ना, वहाँ तो पत्थर पे लकीर है। तो मेरे ख्याल में एक तो माइनिंग का मैंने एरिया कहा, ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें $5 बिलियन भी कम है जो उन्होंने अनाउंस किए ऑलरेडी। 5 तो क्या, उसमें आप 15, 20, $25 बिलियन भी लगा सकते हैं, लेकिन एक प्लान के साथ। दूसरा एग्रीकल्चर का एरिया है, तीसरा डिफेंस का, चौथा एनर्जी। देखिए एनर्जी में जो इनका एक्सपीरियंस आपको पता है ऑयल एंड गैस का सबसे ज्यादा है GCC कंट्री का, क्योंकि वो तो जिंदगी भर यही करते आए ना, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में काम किया उन्होंने और उनके पास बहुत रिजर्व्स हैं। तो एनर्जी का और फूड का ये 2 की एरियाज हो सकते हैं जो कि हमारे भी 2 बड़े मसले हैं, फूड की क्वालिटी, फूड की अवेलेबिलिटी, फूड की सप्लाई, और बेहतर फूड और पावर सेक्टर एनर्जी। और इसके साथ माइनिंग, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। लेकिन देखिए एक प्लान के साथ ना पहले से तैयारी करके रखनी है कि वहां से अगर उनके प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको क्या बताते हैं। वैसे तो बातें शुरू हो चुकी हैं, अब डिसाइसिव मोड। तीसरी में बताऊं आपको, रिफाइनरी का एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है। रिफाइनरी की अनाउंसमेंट भी की थी सऊदी अरेबिया ने आज से 3-4 साल पहले, वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी। लोग उसको किस तरह से हम जो है करें कि ग्रीन फील्ड में पेट्रोकेमिकल हमारा चेन पूरी खड़ी हो। तो सऊदी अरेबिया के बहुत एक्सपीरियंस है, इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता। लेकिन हमें प्लान क्या देना है, हमने क्या उनको बताना है, हमने कौन से एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं और किस पे उन पर कमिटमेंट लेनी है, उस पर लग जाना है। तो फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह इस मुल्क में $10-15 बिलियन की सालाना इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा आ सकती है अगर हम अपनी। अच्छा खुर्रम साहब, एक और बहुत मेजर एरिया है, दैट इज द रोड नेटवर्क एंड रेलवेज नेटवर्क, जो कि लिंक करता है जो है पूरे मुल्क को, ट्रांसपोर्ट का। ये पाकिस्तान का देखा जाए तो कमजोर है, इस सेक्टर को भी जो है मद्देनजर रखा जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स में।
देखिए, मुझे लगता है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सेक्टर इतना ज्यादा अभी लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि ये तो देखिए 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट तो होगी, मिसाल के तौर पे हमने इंडस्ट्रीज लगा ली हैं बलोचिस्तान में, लेकिन एक्सेस बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन अगर एक्सेस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो दैट्स जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए जो 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े जरूरी हैं, उसमें ये सबसे बड़े क्रिटिकल एरिया है। देखिए, एक तो आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपने बात की कि आपने कनेक्ट कैसे करना है, एक जगह से दूसरी जगह तो चीजें जाएंगी ना, वो उसके लिए आपके पास वो नेटवर्क नहीं है, रोड नहीं है, वो फ्लाईओवर्स नहीं है, वो आपके जो है वो उस तरह से हाईवेज नहीं है। दूसरा आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि आप इंटरनेट पे जो है ना, आप देखें आजकल इंटरनेट कितना वीक हो रहा है, और उसके साथ साथ आपकी जो सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा जो है वो उस तरह से कनेक्टेड नहीं है जितना होना चाहिए। खासकर इंटरनेट की मैं बात करता हूँ, सस्ता इंटरनेट, गैजेट्स प्रोवाइड करना, मोबाइल फोन सस्ते, स्मार्टफोन्स में आना, 60% स्मार्टफोन है, 100% पे लेके जाना है इसको, और उसके साथ साथ लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि B2B मीटिंग्स तो हो जाएंगी और कमिटमेंट्स भी आ जाएंगी कि ठीक है जी हम इस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या हम उन B2B मीटिंग्स के बाद क्या टैक्स रेट्स को कम करेंगे, क्योंकि वो तो सब पे अप्लाई होगा। क्या जो जोन्स अथॉरिटीज, ये आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, इनको हम बेहतर करेंगे, इनके अंदर जो हमने कमिटमेंट्स किए हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे। इसके साथ साथ क्या हम उनको ऐसा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर एग्रीमेंट्स को जो है ऑनर किया जाए, जल्दी जो है वो एफिशिएंसी लाई जाए, फैसले किए जाए। क्या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या एनर्जी हमने सस्ती प्रोवाइड करनी है? महंगी तरीन एनर्जी इस वक्त हम दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को, मैं 10 से ज्यादा टैक्स लगाया हुआ हमने, ऑयल इंपोर्ट करके बिजली बना रहे हैं। ये सबके लिए हमने करना है। हम कंट्री स्पेसिफिक नहीं होना चाहते, हम ये नहीं चाहते, हमें कंट्री न्यूट्रल होना है कि कोई भी आए हमारे पास, दुनिया से कोई भी उठ के हमारे पास आए, और खुरम एक और करें, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, जिसे कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन लैंडस्केप, वो हमने प्रोवाइड करना है, सबके लिए हो। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक और पॉइंट जो है वो ये कि यूथ से रिलेटेड मेरे ज़हन में आ रहा है कि हमारी यूथ की एक बहुत बड़ी परसेंटेज हाईली क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, तो कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में भी हम सोच सकते हैं एज लेबर और समथिंग इन सऊदी अरेबिया? देखिए, हो तो सकता है, लेकिन मतलब लेबर इन द सेंस कि इस वक्त सऊदीया में लेबर की ज्यादा इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो जाते हैं, स्किल्ड जो पाकिस्तान के बच्चे हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सऊदी अरेबिया में अब अनस्किल्ड लेबर की शायद बहुत कम डिमांड हो, क्योंकि वो जिनका विजन आप पढ़े 2030 का, वो तो एडवांसमेंट्स में पता नहीं कहां से कहां सोच रहे हैं। तो आपको स्किल्ड लेबर देनी है, और दूसरी बात ये, आपको यहाँ पे लोग चाहिए, ट्रेंड लोग यहाँ चाहिए, अब यहाँ स्किल्ड चाहिए ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो। क्यों अब सिर्फ इस पे हम सोच रहे हैं कि जी लेबर भेजते हैं बस, और कुछ आप डॉलर्स वहां से मंगा लें और बस ये काफी हो। अरे बाबा, आपने अपनी कंट्री के लिए जो स्किल्ड और वेल ब्रेन्ड अच्छे जो माइंडसेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, यही तो खुरम, यही तो आयरनी है कि हमारी जो स्किल्ड अवाम है वो फिर बाहर चली जाती है जब उनको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं देती। हमने रिटेन रखना है, यहाँ पे रिटेन रखना है ताकि इसको बेहतर करना। अच्छा, एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तान ने 76 साल से ही फेस किया है, शायद अभी भी फेस कर रहे हैं, दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। हम लोग एक पॉलिसी तो बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में आपको पता है गवर्नमेंट भी ज़्यादा चलती, तो जैसी तब्दील होती हैं तो पॉलिसी भी चेंज हो जाती है, और फिर वो अल्टीमेटली पाकिस्तान को लॉस होता है, और फिर इन्वेस्टर जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम होता है। एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी के हवाले से SIFC तो बना दिया गया है, लेकिन क्या ये एक ठोस इकदाम है? देखिए, ये तो अब मैक्रो लेवल की बात है। इसमें 2 बड़ी चीजें हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी। अगर ये 2 चीजें नहीं होंगी तो फिर हम जितनी बातें कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं। Exactly. तो वो तो देखिए बेसिक्स है, और वो तो फंडामेंटल है, और ये होगा तभी। देखिए, प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी रही है, क्योंकि जहाँ स्टेबिलिटी नहीं होती, जहाँ पे पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो इन्वेस्टर कहता है मैं जाऊंगा वहाँ, पॉलिसी चेंज कर देंगे, लोग चेंज कर देंगे, और ऊपर से डिसीजन मेकर चेंज हो जाएंगे, तो मैं किससे डील करूंगा, और मैं फंस जाऊंगा। फिर ऊपर से लीगल आपका जो सिस्टम है वो भी इतना वीक है, ब्रोकन है, कि वहाँ पे उसको इंसाफ ही नहीं मिलता। फिर वो इंग्लिश लॉ की तरफ जाता है और बाहर आपके साथ सेटल करता है, तो आपके PIA के वो असासे या दूसरे असासे हो, वो फिर गिरवी रखवाने पड़ते हैं। अब ये हुआ भी है ना लिक्विडेट केस में, और 2011-12 में जो शुरू हुआ था, फिर आके ये 2-2.5 साल पहले खत्म हुआ। तो देखिए, ये प्रॉब्लम्स है ना, इनको आपने टैकल करना है। तो स्टेबिलिटी तो सबसे पहली चीज है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी को आपने लेके चलना है, और जो भी गवर्नमेंट आए उसमें जो अच्छी पॉलिसी है उनको लेके चले। तो ये कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिर कहीं जाके जो है ना वो चीज आएगी, वो पूरी जनरेशन लगेगी, जिसपे जाके आपको जो है ना आपको पोटेंशियल रियलाइज होगा। अदरवाइज ऑफ कोर्स हम जितनी बातें कर रहे हैं, अगर स्टेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो फिर ये फायदा नहीं है, उसका फायदा नहीं है। अच्छा खुरम, पाकिस्तानी अवाम महंगाई से बहुत ज्यादा मारे हुए हैं, और बेचारों के पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। अभी हमारा बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो ऐसे ही है। अगर इंशाल्लाह ये हो जाती इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की तरफ से बेहतरी की तरफ जाती है हमारी इकॉनमी, तो इमीडिएट रिलीफ क्या मिल सकता है हमारी आवाम को?
देखें डॉलर इनफ्लो जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि डॉलर कब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे, डॉलर इन्वेस्टमेंट और उसको कन्वर्जन एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और उसके अंदर इंडस्ट्रीज लगती हैं या नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, फिर कहीं जाके आपको जो है बेहतरी होगी। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये मतलब नहीं कि अभी कल अनाउंसमेंट हुई है और एक दिन में हो जाएगा। इसमें ये होगा कि गवर्नमेंट अपने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ठीक करे, कर्जों को और एनर्जी को और टैक्सेस को इनको सही करके मैनेज करने की कोशिश करे, एनर्जी और टैक्सेस को कम करे तो इन्फ्लेशन में रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज जो है मुश्किल होगा ये करना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है टाइम लगता है और इमीडिएट रिलीफ का जो एक IMF ने भी कहा था गवर्नमेंट को कि भाई टैक्स द रिच, लेकिन हुकूमत जो है हमें ही टैक्स कर रही है अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल यही है ना कि जी क्योंकि अगर आप फॉर्मल सेक्टर पर टैक्स लगाते रहेंगे, बिजली बेवरेजेस से टैक्सेस लेंगे तो आम आदमी ही पिसता रहेगा। तो आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें, जो अनटैक्स है उनको करें ना, रियल स्टेट है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड है, इन पे टैक्स करें। प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे और हैं, छोटे छोटे टैक्स करते हैं, लेकिन लाइन है टैक्स नेट में। ये जो मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी है कि काफी मरतबा डिजिटाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं। ये सारे काम करेंगे ना और टैक्स को सही जो है आप लगाएंगे उन लोगों पे भी यहाँ पे टैक्स नहीं है, तो ये तो फॉर्मल सेक्टर से टैक्स नीचे आ जाएगा। अभी देखिए सबसे ज्यादा टैक्स बर्डन इकोनॉमी है और टैक्स जीडीपी सबसे कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो टैक्सेस है ना, इनको बेहतर करने की जरूरत है कि किस पे टैक्स लगना चाहिए और किस पे नहीं लगना चाहिए, इस पूरे सिस्टम को। खुरम, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की से मुतालिक गुफ्तगू आपने सुनी है और एक्सपेक्टेड यही है कि MBS पाकिस्तान आए और उसके बाद बहुत अहम पेशरफ्त और बहुत अहम डेवलपमेंट्स हमारे सामने आएंगे। $32 बिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की इस वक्त जो है बात की जा रही है। बहरहाल हम चाहते हैं जी पाकिस्तान के लिए बेहतरी और ये इन्वेस्टमेंट हो जाए, बल्कि मजीद भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। हालांकि जो है लाइव आने से पहले उसने कहा था कि मुनीब आप आना। इट्स द सेम थिंग, हम दोनों को वेलकम बैक करना चाहिए ना अपने हमारे नाज़रीन को। कोई बात नहीं ख़वातीन और हज़रात, किसी भी अगर माशरे की बात की जाए, उसकी तरक्की की बात की जाए, उसकी सोसाइटी की बात की जाए, तो उसमें जो है तालीम जो है वो एक बहुत बड़ा जो है उसमें पहलू है, उसके सेक्टर और वो भी मॉडर्न एरा में, मॉडर्न एरा के अंदर उसकी बात की जाए। और पाकिस्तान की बात की जाए, अनफॉर्चुनेटली हम लोग तालीम में काफ़ी पीछे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के ज़रिए जो है पाकिस्तान के नौजवान जो हैं सेल्फ खुद को एजुकेट कर रहे हैं, खुद को एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें मुनीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें ना, तो वो वाला डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है और पाकिस्तान उस पर फिर भी पीछे है। सो अभी व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि ये वो टाइम है जहां पे पाकिस्तान को भी मजीद बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और खासतौर पे AI में। और बहुत सारे टूल्स हैं ख़वातीन और हज़रात, आई एम श्योर आप लोग भी यूज़ करते होंगे, जैसे कि हम लोग ग्रामरली की बात कर सकते हैं, चैट GPT है, थिंकस्टर है, एजुकेशन को पायलट है, क्विलबॉट है, क्विलबॉट मैं खुद यूज़ करता हूँ, एजुकेशन को पायलट है और चैट GPT जैसे टूल्स हो गए जो कि मदद प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को। और अब इन डिटेल जो है इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया हुआ है आमना उमर ने। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट भी हैं और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आमना जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। जी कैसी हैं आप आमना जी, ठीक है आज? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे जो हमने, आई एम श्योर आपने हमारा इंट्रोडक्शन सुना होगा। अब पाकिस्तान बहुत पीछे है AI में, व्हाट डू यू थिंक कि AI में पाकिस्तान कितना पीछे है और इसको इतना पीछे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर पीछे है तो आई डोंट थिंक सो कि हम सर्वाइव कर पाएंगे। बिल्कुल रैपिडली चेंज आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है वो जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर रहे हैं। हम सबको चाहिए कि हम वक्त के साथ साथ अपने आप को भी चेंज करें और अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें। जैसे कि आपको पता है कि कोविड आया था तो बहुत ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो मोस्टली लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हम टिपिकल मेथोडोलॉजीज को स्कूल में यूज कर रहे हैं। लेकिन आज की जो दौर की नीड है वो AI का दौर है और गूगल, चैट GPT पर हर चीज अवेलेबल है।
जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत हैवी बैग्स के साथ स्कूल जाते हैं, लेकिन अभी उन बुक्स की बैग्स की जरूरत नहीं, बिकॉज आपके पास जो डिवाइस है उसमें आपके पास सब चीजें अवेलेबल है, आपके पास सारा कंटेंट आप टाइप करके ले सकते हैं। तो इस चीज पर जो है हम लोगों को चेंज करने अच्छा, की अपने आपको नहीं लगता system को आमना ये जरूरत है। जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है बाहर के एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्राइमरी से ही स्टार्ट हो गया है, अब वो बैग्स नहीं लेके जाते हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में, लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, और उन्हीं को यूज़ करते हुए वो उसी के पर्पस के लिए, एजुकेशन जी, पर्पस के लिए जी, यूज़ जी। करते हैं। ऐसे ही है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कम स्कूल्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली कराची में एक स्कूल का विजिट किया था, रेहान स्कूल है, रेहान अल्लाह वाला। जी। उनके स्कूल में बच्चों के पास सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल है, कोई बुक नहीं है उनके पास। इसके अलावा उनका एक डिफरेंट शेड्यूल है, जैसे वो बच्चों से चोर्स काम करवाते हैं। जैसे जापान में आपको पता है कि बच्चे अपने घर के काम खुद मैनेज करते हैं, तो वो उनको डिफरेंट टास्क असाइन करते हैं, और बच्चे जो हैं वो एआई और गूगल चैट जीपीटी से उनको जो टास्क मिलते हैं वो करते हैं। और इसके अलावा उनको योगा आते हैं ताकि वो हेल्दी रह सकें। तो डिफरेंट एक्सरसाइज और डिफरेंट उनका टाइम टेबल है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा जो अट्रैक्ट किया था, और मैंने फिर अपने स्कूल में भी इसको करने के लिए अप्लाई किया। लेकिन सबसे पहले जो मैंने इनिशिएट किया था वो मैंने अपनी बेटी से लिया था। अच्छा आमना, अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। अच्छा आमना, अगर आपको ये कहूँ कि कुछ एआई टूल्स जिनका हमने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया, क्विलबॉट हो गया, इसके अलावा को पायलट है, ग्रामरली है, चैट जीपीटी है, इनको अगर आप कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स के लिए। जैसे कि अगर हम ग्रामरली की बात करें तो उसमें ये होता है कि वो बहुत असिस्ट करती है, हेल्प करती है कि ग्रामेटिकल जो लोग कंटेंट राइटर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उनको वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह में उनकी कोई नहीं होती, उसमें हेल्प करती है। अब चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो उससे टीचर लेक्चर प्रिपेयर कर सकती हैं। जैसे उनके पास टुकड़ों में डेटा अवेलेबल होता है जो टीचर्स होते हैं, लेकिन अगर वो चैट जीपीटी की थ्रू अगर वो करें तो उनके पास जो डेटा है वो एक प्रॉपर फॉर्म में आएगा और उनको पूरी हिस्ट्री वो एक्सप्लेन करेगा। इसी तरह अगर हम बच्चों से भी कहते हैं कि वो चैट जीपीटी को यूज करें, तो उससे क्या होता है कि बच्चों के पास कंटेंट ज्यादा आ जाता है, उनको ज्यादा नॉलेज मिलता है, और फिर वो नॉलेज को कॉन्सेप्चुअल मतलब वो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह रिसर्च एजुकेशन भी हो जाती है कि बच्चा अपना टॉपिक खुद रिसर्च करें और फिर उनको जो कंटेंट उनके माइंड में हो और वो जाके वो उसको एक्सप्लेन करें, ना कि ये हो कि वो बिल्कुल जो कॉपी में या बुक में उनको थोड़ा सा कंटेंट दिया जाता है और वो उसको याद करके एक रट्टा लगाकर लिख देते हैं। उससे बेटर है कि वो लोग खुद रिसर्च करें और टीचर्स भी अपना लेक्चर्स प्रिपेयर करें, स्टूडेंट्स भी लेक्चर प्रिपेयर करें, तो इस तरह से उनको जो नॉलेज है उनका ज्यादा होगा और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। इसी तरह अगर हम मैथ की बात करते हैं तो थिंकस्टर मैथ की अगर हम बात करें तो उसका जो एम है वो ये है कि बच्चों की जो स्किल्स है उसको उसमें उनकी हेल्प करे। जैसे कि अलजेब्रा के टॉपिक्स होते हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्रोग्राम होते हैं, तो इस तरह से उनको वहां से इस ऐप से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा, ये एक चीज कही जाती है, सॉरी टू इंटरप्ट यू मुनीब, मैथ्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम होते हैं, सो आई थिंक ये जो यंगस्टर मैथ है, मेरी 2 सप्लियां आई थी। देखिए आज के जो बच्चे वो टेक्नोलॉजी नेटिव हैं, बच्चों तो को बच्चों को यूज जो टीचर का बोरिंग लेक्चर होता है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता एज कम्पेयर टू वो विजुअली ज्यादा लर्न करते हैं चीजों को यहाँ पे एक और बहुत अहम सवाल है, जैसे स्टूडेंट्स का मोबाइल और टेक्नोलॉजी की यूजेज में वो हमसे आगे हैं, जो इस वक्त यूथ है, नई जनरेशन है। जो टीचर्स हैं अब वो बिलोंग करते हैं थोड़ी सी पुरानी जनरेशन पे, और वो इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाते हैं। अब ये ट्रेंड होना टीचर्स का कितना जरूरी है? देखिए सबसे पहले तो टीचर जब टीचर बनते हैं तो वो हमेशा के लिए स्टूडेंट बन जाते हैं। उनको अपना लर्निंग प्रोसेस जो है उसको खत्म नहीं करना चाहिए, उनको सीखते रहना चाहिए। अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे वर्क के अकॉर्डिंगली तो फिर वो यूजलेस हो जाएंगे। तो उनको चाहिए कि वो अपने आप को पहले वर्क के मुताबिक चेंज करें और फिर वो अपने बच्चों को ये चीज सिखाएं
कि अब आपने जो अपना मोबाइल फोन है, आपके पास जो डिवाइस अवेलेबल है, आपने उसका कितना पॉजिटिव यूज करना है। राइट। तो इस तरह से ये है कि हमारे जो बच्चे जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं टिकटॉक्स में और डिफरेंट एक्टिविटीज में, अगर हम उनको इसमें इन्वॉल्व कर दें कि आप अपना लेक्चर प्रिपेयर करें, आप ये टास्क करें, आप कैनवा से पोस्ट बनाएं, तो हमारे जो बच्चों का जो टेक्नोलॉजी की तरफ जो यूज है वो पॉजिटिव एंड हेल्दी हो जाएगा, जो उनके लिए फ्रूटफुल होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और आपने यूज़ की बात की टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे नौजवानों को सिखाया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉपरली यूजेज क्या है, उसको उनको ट्रेन किया जाए कि आपको इसको यूज़ करना कैसे है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो नेगेटिवली उसको यूज़ कर रहे हो। जैसे मुझे याद है कि जब AI टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी पाकिस्तान के अंदर, तो वो बहुत सारे वायरल मीम्स, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और वो सारी नेगेटिव और थी। नेगेटिव यूज अभी हो भी ज्यादा रहा है। बिल्कुल। तो ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ट्रेन करना यूथ को, अगेन टीचर्स को भी, यूथ को भी, प्रोफेशनल्स को भी, कि इसकी यूजेज एथिकली कैसे करनी है। कि आपको ये प्रोफेशनल लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है, आपने इसका पॉजिटिव एंड हेल्दी यूज करना है, ना कि आप इसको नेगेटिव चीजों के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये स्कूल लेवल से ही बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। राइट। अच्छा, ये भी बताइएगा आमना कि अभी आप खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप क्या जो है सजेशंस देना चाहेंगे? इस वक्त जो है पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हम श्योर देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना, देख रहे होंगे तो उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगी कि एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे 7 बुक्स लेकर जाएं, हैवी बैग्स के जाएं, लेकर आए तभी स्कूल में जो है पढ़ाई हो रही है। क्योंकि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा होता है कि बच्चों को बर्डनाइज करें, उनको होमवर्क दें, उनके पास सब, मतलब पेरेंट्स जो है उनके माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। तो पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वक्त के साथ साथ हमें अपने सिस्टम को भी चेंज करना है। तो आप लोग जो न्यू मेथोडोलॉजीज है उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे एजुकेशनिस्ट तो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो हम अपनी लोकेलिटी की वजह से नहीं कर पाते, हम अपने एनवायरनमेंट की वजह से चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है कोई भी चेंज आता है तो उसको लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा ही है। टाइम लगता है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इसको टाइम लगेगा लोगों को अपने सिस्टम्स को चेंज करने में, सिस्टम को चेंज करने में टाइम लगेगा, लेकिन दिस इज द हाई टाइम व्हेन वेयर वी नीड टू डू इट एक्चुअली। बिल्कुल ऐसे ही है। आमना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत आपके ऊपर जो है गुफ्तगू करने के लिए, रोशनी डालने के लिए। और ये पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स और हर पाकिस्तानी से यही रिक्वेस्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करें, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीक़ेकार जो है वो सीखें। इसका मकसद जो है ना वो पूरा होना चाहिए ना। हम तो Exactly. नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा निकल जाते हैं। सो इसकी नेगेटिव साइड्स को इग्नोर करें और इसकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं, जो प्रोडक्टिव साइड्स हैं, उनकी तरफ जाएं। यहाँ पे शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और ख़वातीन और हज़रात, खेलों के मैदान में पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसमें हर किस्म के स्पोर्ट्स का टैलेंट मौजूद है। और ये बात हम हमेशा कहते हैं और वो टैलेंट जो है बेचारा टैलेंट है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एशियन चैम्पियन पाकिस्तानी बॉक्सर आसिफ हज़ारों से, जिनके जो है इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट जो है 22 जून को ऑस्ट्रेलिया में होगी। और पाकिस्तानी बॉक्सर का जो है कंबोडिया के हरीफ से मुकाबला होगा। आसिफ हज़ारा जो हैं अब तक अपनी 8 इंटरनेशनल फाइट्स में से 7 में फाते रहे हैं। ये इटसेल्फ इतना बड़ा रिकॉर्ड है ना। और इस फाइट के बारे से मजीद उनसे खुद ही बात कर लेते हैं। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू डूइंग? और ये फाइट के बारे में हमें जल्दी से बताएं। सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरा फाइट कंबोडिया के खिलाफ है और मेरा रैंकिंग फाइट है। इंशाल्लाह मैं फाइट विन करके नेक्स्ट फाइट जो है मैं फर्स्ट एवर पाकिस्तानी बॉक्सर होऊंगा जो ऑस्ट्रेलियन टाइटल के लिए क्वालीफाई करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा आसिफ, हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं जो कि आपको शायद नहीं जानते होंगे, मेजरली जानते होंगे, उनको अपने करियर के बारे में अपडेट करें। कब से आगाज़ किया, कितनी फाइट्स जीत चुके हैं, कितने टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं, कितने मेडल जीत चुके हैं, पाकिस्तान का जो झंडा है कितना बुलंद कर चुके हैं?
जी बिल्कुल, मैं इससे पहले एमेच्योर बॉक्सर था। मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म था। मैंने 2000 से बॉक्सिंग शुरू की 13 साल के एज से, और लगातार मैंने कंटिन्यू रखा इसको। पहले मैं सिटी लेवल का चैंपियन बना, फिर सूबे लेवल का, फिर नेशनल लेवल का, फिर मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गया। वहाँ पर रिप्रेजेंट किया कंट्री को साउथ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक क्वालिफायर राउंड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और काफ़ी मेडल भी जीते पाकिस्तान के। और मैं 5 साल पाकिस्तान टीम का कैप्टन भी रहा हूँ एमेच्योर में। फिर 2000 में मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन किया, और 5 फाइट जीता हूँ, 1 फाइट लूज किया, और टारगेट है कि मैं फर्स्ट एवर पाकिस्तानी वर्ल्ड चैंपियन बनूँ। अच्छा आसिफ, ये भी बताएं कि अभी ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये कितना इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। आपका कंबोडिया के साथ मैच है, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से बताएं। और ये जो इन इटसेल्फ जो आपकी फ़ाइट होगी कंबोडिया के जो ओपोनेंट है उसके बारे में भी बताओ, कितना मजबूत है वो? जी बिल्कुल, वो भी काफ़ी अच्छे बॉक्सर है, और वहाँ पर उसका भी रैंकिंग फाइट है। जो विन करेगा फिर वही नेक्स्ट फाइट का ऑस्ट्रेलियन टाइटल के लिए होएगा। और काफ़ी कोच भी मैंने कोच के साथ डिस्कस भी किया उसके बारे में, और दोनों उसी के गेम के मुताबिक ट्रेनिंग करे, प्लान करे, ताकि उसका क्या क्या गलती है उसको ले ले, फिर रिंग में उसकी गलती को उस पर लेके उस पर हमला करे और फाइट विन करे इंशाल्लाह। अच्छा आसिफ, ये जो आपकी फाइट है ना, इसके लिए आपने कितने हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल किया है? मैंने 4 हफ्ते किए और 6 हफ्ते बाकी है। अच्छा 4 हफ्ते कर लिए, 6 हफ्ते बाकी। ये कहा है आपने ना? जी ठीक। अच्छा आसिफ, ये बताओ कि ये सवाल जो है हम हमेशा पूछते हैं पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं या पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं जो कि स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, स्पॉन्सरशिप के बारे में और गवर्नमेंट की सपोर्ट या पाकिस्तान की तरफ से जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, स्पोर्ट्स बोर्ड की सपोर्ट से कर रहे हैं ये आप सब कुछ, या कि आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा बाकी गेम को कोई देखता ही नहीं, सब लेते। आप सब रिलेटेड को आप इससे पूछो, उसका एक ही लशिफा होते हैं। और बाकी जो मैं खुद अपना वो कर रहा हूँ, फिर कुछ हमारे जो कास्ट इदारा लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और कुछ स्पॉन्सर कर देते हैं। फिर उसके लिए बाकी खुद पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रहना पीना सब अपने ऊपर ट्रेवल करना। क्योंकि मैं जब पिछले दफा जीता था पाकिस्तान एम्बेसडर मुझसे मिला और मुझसे मिला, कुछ बातें किए थे वो सब उधर। ऑस्ट्रेलिया में टोटली 3 फाइट लड़ा, 2 विन किया, 1 इधर लूज हो गया। फिर कोई स्पॉन्सर नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी चाह रहा हूँ ताकि पाकिस्तान की इस वक्त जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए कि हम लोग अपनी जो है पाकिस्तानी टैलेंट को इतना सपोर्ट करते हैं। इस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, आप अपने खर्चे पे गए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप 8 में से 7 बाउट जो हैं पाकिस्तान के लिए जीत चुके हैं, और आपको वहाँ पे काम भी करना पड़ रहा है अपनी जो है रोटी के लिए और स्टे के लिए। जी स्पॉन्सर में ये मुश्किल ज़्यादा होते हैं, फिर मजबूरन इंसान को काम करना पड़ते हैं और मुल्क को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। फिर स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहे, फिर देखते हैं अल्लाह मालिक है क्या होते हैं। आसिफ, हमारे यहाँ पे प्रोग्राम आपके साथ करने की वजह भी यही है कि हम आपको प्रमोट कर सकें, और जो भी इस वक्त स्पॉन्सर्स आपको देख रहे हैं वो फिर आपको, ताकि आपकी फ़ाइट्स को स्पॉन्सर करें, क्योंकि आप इवेंचुअली पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं ना। आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का नाम लेके और लड़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं आप, आपका काम। सो वी अप्रिशिएट यू फॉर दैट। और उसके साथ ही हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट से भी या जो भी हायर अथॉरिटीज़ इस वक्त हमें देख रही हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये पाकिस्तान का टैलेंट है और यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो प्लीज़ इनकी तरफ ज़रा नज़र दौड़ाई जाए। आसिफ, ये भी बताएं कि अगर आप ये वाली फाइट जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका अगला मुकाबला किस हरीफ के साथ होगा? देखते हैं उस मुकाबले के लिए कौन क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर इस फाइट के बाद पता ही चल जाएगा। और दूसरी बात, एक बात यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन करो, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो होते हैं, हमारा आर्मी होते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं, वो बताने पाकिस्तान निजात आमिर खान को सपोर्ट करते हैं, उसको मुलाकात करते, जबकि अपने टोटली अपने पाकिस्तान जो है इसको इग्नोर करते। जैसा कि आप देख सकते हैं उस्मान वजीर है, मैं हूँ, बहुत ऐसे अच्छे बॉक्सर है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइटल जीते, बिल्कुल गवर्नमेंट इग्नोर करते हैं। जबकि एक बताने निजात बॉक्सर को और उसको अप्रिशिएट करते। जबकि देखे अगर ओलंपिक में देखे आप, पाकिस्तान के पास एक ब्रॉन्ज मेडल है, हुसैन शाह, अभी उसको प्रमोट नहीं कर रहे गवर्नमेंट के नाम पर, कोई जिम नहीं बना रहे, आमिर खान के नाम पर बना रहे। ये तो बहुत एक साथ पाकिस्तानी हीरोज के साथ
अभी अगर इस नाम पे एकेडमी बना लेते हैं हुसैन शाह के, और बहुत से उभरता स्टार भी करते थे, जैसा कि पाकिस्तान में बहुत से ओलंपियन बॉक्सर और भी इकरार सिंह शहीद हो गया, उसके बाद हैदर अली, असगर चंगेजी, असगर अली शाह, ये सब ओलंपियन बॉक्सर, अहमद अली है, इन सबको इग्नोर कर रही है और उसको ना कुछ अवार्ड दे रही है। इग्नोर नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। और आसिफ, लास्टली अगर आप अपना क्विकली कोई मैसेज देना चाहते हैं प्लीज। मैं मैसेज यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कि अपने जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे उसको फलक हमेशा ऊपर कर देते, उसको सपोर्ट करे आप अपने पाकिस्तानी को, और इंशाल्लाह दिन दुनिया की पाकिस्तान से बहुत से वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन निकलेगा। राइट आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फाइट के लिए। और पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से अगेन यही रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें अपने टैलेंट को। पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट है कि इनको शेयर करें और इनको जो है वायरल करें, इनको सपोर्ट करें। अब एक बहुत मेजर स्टोरी है जो कि कल भी जो है ब्रेकिंग न्यूज़ और मीडिया की जीनत बनी है, वो ये है कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक़ रखने वाले 2 इंतहाई ख़तरनाक मुलज़मान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। और एसएसपी कुरंगी, हाँ एसएसपी कुरंगी का ये बताना है। और कुरंगी सनती एरिया पुलिस और हसास इदारों की तकनीकी बुनियादों पर मुश्तरका टारगेटेड कार्रवाई हुई, ये हसन सरदार का कहना है। और कुरंगी पुलिस ने कराची शहर से दहशतगर्दी का ये एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। हमारे रिपोर्टर इसरार कराची से हमारे साथ हैं। इसरार, बताइएगा ये जो खबर है इसके हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये कराची कोरंगी सनती एरिया पुलिस और असास इदारों की तकनीकी बुनियादों पर ये मुश्तरका टारगेट कार्रवाई है। इंडिया के खुफिया रॉ एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले 2 इंतहाई खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार किया है। कराची पुलिस शहर कराची में दहशतगर्दी का ये सबसे बड़ा मंसूबा जो जो मुलजमान है वो बना रहे थे, उसको नाकाम बनाया है। दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मुलविस तरबत याफ्ता 2 इंतहाई हाई प्रोफाइल दहशतगर्द थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान से तकरीबकारी का सामान, 2 हैंड ग्रेनेड और 9mm पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तार ये दहशतगर्द मुलजमान की शनाख्त खाबर हुसैन और जाबर के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजमान से इब्तदाई तफ्तीश के दौरान एक इंकशाफात भी हुए हैं। मुलजमान बैरून मुल्क के जरिए मिलने वाली टारगेट की रेकी करते थे। मुलजमान तमाम तफसीलात और तस्वीर बैरून मुल्क भेजते थे। मुलजमान को मुख्तलिफ गैर मुल्की बैंक अकाउंट के जरिए लाखों रुपए जो मौसूल हो चुके हैं यहाँ पर। और एसएसपी हसन सरदार का कहना है कि इससे पहले भी कुछ जो रोज या कुछ वक्त कबल भी जो है कराची में एक फॉरेन जो बाहर के लोग थे उन पर एक हमला हुआ था जो भी नाकाम बनाया गया था। तो इसके साथ साथ ये गिरफ्तार मुलजमान से भी तफ्तीश की जा रही है और मजीद जो इंकशाफात है वो भी इसमें मुतवक्के हैं। ये रॉ से 2 ताल्लुक रखने वाले इंतहाई खतरनाक 2 टारगेट थे जिनको काफी अरसे से जो है पुलिस का कहना था कि वो पुलिस उनकी तलाश में थी और कल उनको ये कामयाबी मिली है। और इस कामयाबी के बाद ये हसास इदारे और जो कोरंगी पुलिस है इनकी ये मुश्तरका कार्रवाई है और ना सिर्फ इनको गिरफ्तार किया गया है बल्कि ये कराची में एक मंसूबा था जो हमले का, उसको भी नाकाम बनाया गया। ये अच्छी खबर है। इसरार, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, ये खबर तो आपने सुनी कि दहशतगर्दी का ये बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। जितनी भी दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान में उसमें रॉ सबसे जो है मुलव्वस रही। खबरें ऐसी हमारे सामने आती रही हैं। और ये थी नाज़रीन हमारी आज की सुबह की सोच। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ ही हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान जिंदाबाद।